Hello friends, I welcome you all to Skylark Civil Academy. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी का पर्पस क्या है। हमारा पर्पस सिर्फ एग्जाम में अच्छे रिजल्ट का नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, अगर आपको इन सारी छोटी छोटी चीजों की अवेयरनेस ना होगी तो हमारा देश काफी पिछड़ा रह जाएगा। सो लेट्स start with our new series with the name of declutter. Declutter का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को और आसान भाषा में समझाना। So me and Abhimanyu sir is going to start this series for you there, where we are going to bring the conceptual points of every news cutlets towards you. So let's start with the today's first topic. So the today's topic, as you can see in the screen, दैट बांग्लादेश ने भारत को पर कैपिटा इनकम में पीछे छोड़ दिया। आप लोगों ने जरूर अभी तक आप लोगों को बहुत लोग सारे न्यूज मीडिया आउटलेट से पता चल गया होगा कि ऑलरेडी बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया। बहुत सारे ने सोचा होगा व्हाट एन अचीवमेंट। ऑफ कोर्स दैट इज एन अचीवमेंट फॉर बांग्लादेश, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, जो आप आगे हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। देखिए, अगर आज का आप रिपोर्ट देखें तो है इंडिया हैज फॉलन इट्स नेबर बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, विद द लैटर रिपोर्टिंग इट्स पर कैपिटा इनकम एट $2,227 in the financial year 2020-21 according to reports, whereas India's per capita income is just 1947, which is 280 less than the Bangladesh. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का यदि रिपोर्ट देखा जाए तो बांग्लादेश हमसे पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। सो एक्चुअली पर कैपिटा इनकम literally means the income of per citizens of that country. I mean to say, अगर किसी कंट्री के जीडीपी को हम उस कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया, वी ऑल नो इंडिया इज ऑलरेडी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट सिंस वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, हमारे देश में अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो 136 करोड़ के अप्रॉक्स हमारे देश की पॉपुलेशन है। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम का निकालने का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन में है। लेकिन आज हमारे जो टॉपिक है वो है क्यों, आखिर बांग्लादेश क्यों इंडिया से आगे, कैसे इंडिया से आगे बढ़ गई, इंडिया क्यों पीछे रह गया। सो वी आर गोइंग टू डिक्लटर दिस रीजन इन दिस वीडियो। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान दें तो वर्ल्ड में अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया वो कब आया, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, अब अगर उस टाइम में कहां आया, सिर्फ यूरोप ऐसा देश था जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, बाकी का जो देश है वहां पर तब तक नहीं आई थी। ठीक है, और सिंस उस टाइम इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ यूरोप, कॉलोनाइजेशन था इंडिया के पास। तो कॉलोनाइजेशन होने के कारण क्या था कि इंडिया के पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी, अपना कोई सिस्टम नहीं था, अपना कोई गवर्नेंस नहीं था, तो वी आर गवर्न्ड बाय यूरोपियंस। अब यूरोपियंस क्या करते थे, जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटेन था, एक्चुअली उनकी जो थिंकिंग थी वो थी कि वो इंडिया को दे जस्ट वांट टू सी इंडिया एज अ मार्केट। वो चाहते थे कि इंडिया रॉ मटेरियल उगाए और वहां पर जाके यूरोप में प्रोडक्शन हो और वो इंडिया में वापस आकर बेचे। मींस दे डोंट वांट इंडिया टू इमर्ज एज अ प्रोडक्टिव कंट्री, दे जस्ट वांट टू बी इट अ मार्केट, कैपिटलिज्म इसी को कहते हैं, जो सामने वाले को दबा कर रखे एक मार्केट की तरह यूज करे। कोलोनाइजेशन का पूरे तरह से इस्तेमाल ब्रिटेन ने किया इंडिया के लिए। ठीक है, अगर हम ब्रिटेन का फेज देखें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, तो जो पूरा यूरोप जो कंटिनेंट थे वहां के लोगों का जो प्राइमरी जो वर्क था वो क्या था, दे आर मेनली एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मींस क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर मींस होती है द सेक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स लाइक लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री etc, or we can also say mining also comes under primary sector.
लेकिन with the advent of industrial revolution in 1757 or you can say in the second half of the 18th century, क्या हुई कि यूरोप में प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी। तो वहां का क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन था वो प्रोडक्शन यूनिट में चला गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन एट दैट टाइम इंडिया में क्या था, इंडिया में उस टाइम भी फार्मिंग था प्रीवैलेंट, ठीक है। और जैसे जैसे वो मूव करते गए, हम लोग को पता है कि 1947 में इंडिया हुई, एक्चुअली इंडिया आजाद हुआ ब्रिटेन से। अब क्या हुआ, जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ ब्रिटेन से, तब हम लोग का लगभग 90% पॉपुलेशन, इंडिया की जो 90% पॉपुलेशन थी वो किस में एब्जॉर्ब थी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, या तो कहे तो प्राइमरी सेक्टर में एब्जॉर्ब थी ऑलरेडी, ठीक है। इंडिया का इंडिया ने पहले किस में ध्यान दिया, इंडिया ने पहले सोचा कि पहले हम क्या करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं फूड प्रोडक्शन में। तो इंडिया ने सबसे पहले फार्मिंग सेक्टर्स में ध्यान दिया, अलोंग विथ, अगर आप हम बात करें सेकेंड 5 ईयर प्लान का, महालनोबिस सर जो थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठाए, डैम्स वगैरह का उद्घाटन किया। लेकिन एज अ कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री में वो बहुत ही माइनर सा इशू हो गया था, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या हुआ, वो मूव किया फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर, और वी कैन से सेकेंडरी सेक्टर। और फाइनली 1980s के बाद में जिस तरह कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, आईटीज वगैरह का बूम हुआ, तो वो क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर में लोग ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगे। लेकिन इंडिया की, क्योंकि इंडिया की पहली कोई प्लानिंग नहीं थी, वो तुरंत ही 1947 में आजाद हुआ था। तो हुआ यूं कि इंडिया जो सेकेंडरी सेक्टर वाली फेज थी वो इंडिया पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली में उस टाइम तक लगभग 90s इंडिया के, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक वॉर्स लड़े, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो काफी स्लो डाउन पेस में, बहुत स्लोइंग पेस में ग्रो कर रही थी। अब क्या हुआ कि 1980s में, जैसे 1985 में जैसे राजीव गांधी आए, उन्होंने सीधे कहा कि ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस टाइम उनको लगा कि इंडिया बहुत, अगर इंडिया अभी टाइम में अगर वर्ल्ड के साथ में पेशअप में आना है तो इंडिया को टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव करना पड़ेगा। और मूविंग फॉरवर्ड वी नो दैट इन 1991 एक्चुअली एलपीजी रिफॉर्म्स जो थी हमारी वो हो गई थी, ठीक है। अब 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुई तो हमें यह समझ में आया कि एक्चुअली में हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को खोलना है। उससे पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी। अब जब इकोनॉमी खोले तो बहुत सारे एफडीआईज भारत में आई, और जो एफडीआईज आई, एफडीआईज का काम क्या था, एफडीआईज का काम था भारत से अर्न करना। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उस टाइम तक टर्शरी सेक्टर थी वो वर्ल्ड ऑलरेडी एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होने के कारण टर्शरी सेक्टर बहुत ही ज्यादा बूम कर चुकी थी, तो बहुत सारे आईटी सेक्टर्स इंडिया में आए, जिसके कारण हमें पता है आज के टाइम में हमारा इंडिया का जो आईटी सेक्टर वो बहुत ही आगे है। अब क्या हुआ कि हमारा जो एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन, जो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन था, वो क्या हुआ, वो पीछे रह गया। कैसे पीछे रह गया, क्योंकि इंडिया के अगर लिटरेसी रेट आज भी देखें तो 73% के अप्रॉक्स है, ठीक है। मींस बाकी जो परसेंट है वो भी 73% लिटरेसी मीन, इट डजंट मीन दैट दे आर स्किल्ड, वो भी स्किल्ड लिटरेसी नहीं थी, स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो कि बहुत लार्ज बड़ी पॉपुलेशन जिसको हमें प्रोडक्शन सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में एब्जॉर्व करना था, वो नहीं हो पाया, ठीक है। वो प्राइमरी सेक्टर के बाद सीधे टर्सरी सेक्टर में इंडिया आ गया। टर्सरी सेक्टर के कारण क्या हुआ, जो स्किल्ड थे लेबर थे, ठीक है, जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्हें तो बहुत अच्छे से, जो इंजीनियर्स थे, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजिकली काफी डेवलप्ड थे, उन्हें बहुत इजीली जॉब मिल गया। लेकिन जो कॉर्पोरेटाइजेशन होने के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण जो गांव से लोग शहर की तरफ आए मजदूर, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन सेक्टर ऑलरेडी स्किप हो गया था। लेकिन क्योंकि आप सोच रहे हैं हम आज इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश ने पीछे किया। और बांग्लादेश के साथ क्या अच्छी बात रही, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अभी। एक्चुअली में अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, ठीक है, 1971 में, वो भी इंडिया के हेल्प से। उस टाइम तक बांग्लादेश की जो इकोनॉमी थी वो भी दैट वाज टोटली एन एग्रेरियन इकोनॉमी, वो भी एक कृषि प्रधान देश थे। उसकी बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो कृषि में एब्जॉर्व करती थी। लेकिन अगर आप क्लाइमेटिक रीजंस को, अगर आप बांग्लादेश को मैप में देखें, उसके क्लाइमेटिक रीजंस देखें, तो हमें पता चलेगा कि वहां पर जूट इंडस्ट्री
काफी बूम कर सकती है, क्योंकि जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इसे दे टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी के पूरी तरह से यूज किया, यूटिलाइज किया, और वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बूम आई। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्योंकि हमें एक बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल होता है, बहुत पढ़ा लिखा वर्कर्स नहीं चाहिए, जस्ट नीड टू बी ट्रेन्ड। तो क्या हुआ कि बांग्लादेश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर में एब्जॉर्ब हो गई, स्पेशली द फीमेल। अगर आप बात करें इंडिया में फीमेल का पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, इट्स नियरली अबाउट 13 to 14%, बट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश इट इज फार मोर बेटर देन इंडिया। तो क्या हुआ कि क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमी में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा उछाल आया, क्यों, क्योंकि वहां पर इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ा। इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ने के कारण क्या हुई कि इकोनॉमी में एक अच्छा खासा उछाल आया, और क्या हुआ, लोगों के खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इसके कारण गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आई, और गवर्नमेंट में फिर वो पैसा उस रेवेन्यू को बांग्लादेश की इकोनॉमी में लगाई, जो कि फर्दर प्रोडक्शन यूनिट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाया। ठीक है, अब देखिए, अभी तक बांग्लादेश में उतने अच्छे से कहा जाए तो सर्विस सेक्टर नहीं बूम किया है जिस तरह इंडिया में कर गई है। ठीक है, तो नाउ बांग्लादेश इज इन अ फेज वे दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द सर्विस सेक्टर एज वेल। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस थी कि इंडिया में आज भी अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई रेट में, खास करके व्हेन इट्स कम्स टू कोरोना वायरस के टाइम आया तो हमें पता चला अच्छा इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों, क्योंकि यहां पर सिर्फ स्किलफुल जॉब्स है, अनस्किल्ड जॉब्स के लिए इंडिया में कोई स्पेस रहा ही नहीं है। ठीक है, और ये चीज जो बांग्लादेश में है कि क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर में बहुत सारे लोग एब्सॉल्व हैं, तो यहां पर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई और उनका खर्च करने का कैपेसिटी बहुत बढ़ गया। ये वन ऑफ द मेन रीजंस थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इससे हमें समझना चाहिए कि या ये बहुत बड़ी दैट वाज अ ग्रेट ब्लंडर फॉर इंडिया और ये इंडिया आप कभी आगे नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये अनुमान पहले ही लगा दिया होता था, 3-4 साल पहले ही अनुमान था कि बांग्लादेश इज सून गोइंग टू ओवरटेक इंडिया व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का कोई मैच ही नहीं है। अगर आप बात करें पॉपुलेशन की, अगर यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा इनकम यहां दिया हुआ है और पॉपुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, जहां इंडिया की पॉपुलेशन 136.64 करोड़ है, बांग्लादेश की मात्र 16.3 करोड़ है। मींस इंडिया का पॉपुलेशन, बांग्लादेश का पूरा पॉपुलेशन इंडिया के यूपी के पॉपुलेशन से भी कम है। तो क्योंकि आप अगर डिविडेंड में कहीं यदि आप डिनोमिनेटर में छोटी संख्या होगी तो ऑलरेडी जो रिजल्ट आएगी वो बड़ी ही आएगी। दैट इज द रीजन व्हाई बांग्लादेश पर जीडीपी पर कैपिटा इनकम इज हायर देन इंडिया। सो देयर इज नथिंग टू वरी। एक बार जैसे ही हमारी इकोनॉमी वापस आएगी कोरोना वायरस के माहौल से बाहर, हमें क्या पता चलेगा कि इंडिया फिर से वापस रिकवरी फेज में आए और बांग्लादेश को फिर से हम बहुत आसानी से पीछे कर सकते हैं। लेकिन हमें यहां पर एक सबक लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को समझना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों। तो गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन सेक्टर, अभी भी टाइम है क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्राइमरी सेक्टर काफी अच्छा है हमारा, क्योंकि आप पता होगा कि कोरोना वायरस के टाइम में भी अगर कोई सेक्टर इंडिया के प्रॉफिट फेज में रहा था तो वो था एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की सर्विस सेक्टर भी अच्छा है, तो इंडिया की कौन सी सेक्टर सबसे कमजोर है, तो प्रोडक्शन सेक्टर। तो प्रोडक्शन सेक्टर में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नया आइडियाज को इनोवेशन दे, ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स को इंसेंटिव्स दे। ठीक है, अगर बात करें तो यहां पर कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जो कि टॉप की है। इन कंट्रीज में अगर आप एक सिमिलरिटीज इन कंट्रीज में देखोगे तो आपको देखा कि ये सारे कंट्रीज जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। सेम चीज अगर पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। इनफैक्ट अगर हम साउथ एशिया की बात करें इनफैक्ट तो वहां भी श्रीलंका आता है, वो सबसे टॉप में आता है। श्रीलंका की अगर आप देखोगे यहां पर इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम तो वो सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय भूटान एंड देन यू कैन सी देयर। क्यों, क्योंकि इन सारे कंट्रीज की पॉपुलेशन में आप ध्यान दो, इन सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। बट स्टिल व्हेन वी टॉक अबाउट द पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, तो इन पीपीपी टर्म्स में अगर देखा जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी की फुल फॉर्म परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए $1 में आप यूएस में अगर एक कॉफी पी पाते हैं मात्र, तो इंडिया में $1 मतलब समझिए 75 रुपया में हम क्या सकते हैं, आप वहां पर कॉफी के साथ में कुछ
फास्ट फूड लाइक सैंडविचेस वगैरह भी इंडिया में खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है यूएस के कंपैरिजन में। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? यदि आप पीपीपी टर्म्स में देखिएगा तो ऑलरेडी इंडिया और चाइना बहुत ही आगे हैं वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में। वी आर अ ह्यूज इकोनॉमी, सो वी डोंट नीड टू पैनिक बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। एक क्वेश्चन मैं अंत में आप लोगों के लिए देकर जाना चाहूंगा, जो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में डालें कि कौन से कंट्री, आई वांट टू जस्ट शेड्यूल दीज कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर according to their economy in terms of dollar or we can say nominal or in terms of PPP। आपको nominal के फेज में जीडीपी ऑफ द कंट्रीज इन एशिया पुट करना है और परचेजिंग पावर पैरिटी के फॉर्म में। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।